नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम बेहद खास है। इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहता है आपके साथ बहुत कुछ साझा करने का। एक नया विषय लेकर आते हैं हम ताकि उस विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचा सके, क्योंकि जब हम जागरूक रहेंगे, जब हम सतर्क रहेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए आज एक ऐसा ही विषय हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो हम आपको अवश्य ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए ताकि आप हमारे विषय से संबंधित हमें फोन कर सके और हमारे एक्सपर्ट से प्रश्न कर सके। हमारे फोन नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ से आज के विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये सब बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या है आज का विचार। आज का विचार बेहद खास है और ये विचार दिया है हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। हमारे राष्ट्रपिता जी का यही कहना है कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। ये बात सच भी है। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, चीजें बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन हमें जीवन में देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम बदलाव के लिए क्या कर सकते हैं। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। एक राज्य में बहुत ज्यादा महामारी फैल गई थी। वहां के लोगों ने राजा से कहा कि राजा साहब, आप देखिए, किसी को बुलवाइए, पता कीजिए कि इस महामारी को कैसे दूर किया जा सकता है। तब वहां कोई विशेषज्ञ आए। उन्होंने बताया कि यदि यहाँ पे जो एक कुआं मौजूद है, वहां पर आप हर घर से एक बाल्टी दूध उस कुएं में डालने को कहेंगे तो यहाँ से महामारी अगली सुबह तक ही गायब हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। राजा जी ने सभा बुलाई, सभी गांव वालों से कहा कि भाई आप सभी को अपने घर से एक एक बाल्टी दूध कुएं में डालना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो महामारी दूर हो जाएगी। ये सब लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, एक छोटे से प्रयास से ही महामारी दूर हो जाएगी। एक बुढ़िया थी, उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डाल रहे हैं, यदि मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगी तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। उसने एक बाल्टी पानी डाल दिया, दूध नहीं डाला। अगले दिन जब सुबह हुई तो महामारी गायब ही नहीं हुई थी। राजा जी ने देखा, कुएं के पास गए और देखा कि वहां पर तो पूरा पानी है। इसका मतलब किसी ने भी उसमें दूध नहीं डाला। सबने यही सोचा कि कोई दूसरा डाल देगा, कोई दूसरा डाल देगा। भाई, यदि हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो बदलाव कैसे संभव है। हमें खुद प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम भी प्रयत्न करेंगे आपको जागरूक करने का। उसके बाद आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ से। हमारा आज का विषय बहुत ही खास है। हम आज चर्चा करने वाले हैं साइबर क्राइम पर। हम देख रहे हैं कि ये विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हम सभी के लिए जानना। जानते हैं, मुलाकात करते हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ से, जिनका नाम है डॉक्टर R.K. पटेरिया। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप प्रोफेसर हैं कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग मैनेज भोपाल में। साइबर क्राइम सर एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सभी जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है आखिर ये है क्या। लोगों के साथ अपराध हो भी जाता है पर उन्हें ये पता नहीं रहता कि वो अपराध किस श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर साइबर क्राइम है क्या। मैडम, मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ था जी, तो हम देखते हैं कि अपराध भी साथ में ही विकसित होते गए। और आप देखेंगे कि अपराध जैसे सभ्य समाज के साथ अपराध जुड़े हुए हैं, सभ्य समाज के साथ अपराध जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं कि जो अपराधों का स्वरूप बदला है। तो अभी अब इस समय जो अपराध होते हैं उनमें कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या विकसित उपकरणों का, उनका उपयोग होता है। तो कोई भी ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटर्स का और आपके इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मोबाइल फ़ोन्स का, जो कि कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, उनका उपयोग करके किसी भी श्रेणी के अपराध, वो सारे अपराध साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल। यानी कि जो भी अपराध इंटरनेट या कंप्यूटर, लैपटॉप, इन यंत्रों के माध्यम से, मोबाइल फोन्स के माध्यम से होते हैं, ये सभी अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इनकी जानकारी नहीं है। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है
और वो साइबर अपराध के शिकंजे में आ सकता है। इन बातों के लिए आपको किन किन महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, ये हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका फ़ोन कॉल ले लेते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है? हमें आपके नमस्कार, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से उत्तर प्रदेश से, गाँव मेरा बसौनी पड़ता। मैं जानना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद नंद स्वरूप जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। पहले तो आप ये समझें कि साइबर क्राइम दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। जी। एक तो ये है कि जहाँ पर हम कंप्यूटर को टारगेट करते हैं, किसी के कंप्यूटर या किसी की डिवाइस को टारगेट करते हैं। जी। और दूसरा प्रकार होता है कि कंप्यूटर का उपयोग करके क्राइम करना। हाँ हाँ। तो बेसिकली हम कहें तो उनको दो तरह से हम विभक्त कर सकते हैं, उनकी श्रेणियों को। जी। तो अब सावधानियों की जहाँ तक प्रश्न पूछा है हमारे कॉलर ने, जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें किस तरह का अपराध हुआ है उससे रिलेटेड सावधानियाँ हैं। तो इन जनरल जो सावधानियाँ हमें रखना चाहिए उनमें मुख्यतः ये है कि हमको अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको लिमिटेड रखना चाहिए ऑनलाइन पर। जी। दूसरा, कोई भी हमारे जितने भी निजी जानकारियां हैं, जैसे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहेंगे, वो भी आपको कोशिश करना चाहिए कि वो उस कॉम्बिनेशन में किसी को ना मिलें कि वो उसका फ्रॉड तरीके से उपयोग कर सके। बैंक से रिलेटेड जानकारियां हैं या फिर जो आपकी पर्सनल जानकारियां, उनका उपयोग करके लोग आपको इमिटेट करके, इम्पर्सनाइजेशन अटैक बोलते हैं हम उसे, तो उस तरह की कोई अटैक ना कर पाए, आपकी आइडेंटिटी को चुरा के वो किसी उसका मिसयूज ना कर पाए। बिल्कुल। जी हाँ। यानी कि हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐसी किसी भी जगह पर सेव नहीं करनी चाहिए या ऐसे कॉम्बिनेशन में सेव नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति यदि देख ले, पढ़ ले, तो वो उसका दुरुपयोग कर सके। सर, कई बार हमने देखा भी है, जैसे कि आपने कहा कि दो तरह के साइबर क्राइम के अपराध होते हैं। एक तो खुद व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर का उपयोग करके अपराध करते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर को किसी दूसरी तरीके से टारगेट बना के उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। तो सर, हम तो लोग बाग आजकल अपने फ़ोन में ही इतनी सारी चीज़ें सेव करके रखते हैं, पासवर्ड सेव करके रखते हैं, डिटेल्स उनकी जो भी, क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है, किसी को भी डिटेल्स भेजनी है तुरंत अपना आधार कार्ड आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो ये ऐसी डिटेल्स शेयर हो जाती हैं, तो क्या इनसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आपकी आइडेंटिटी को हैकर्स हैक कर लेते हैं तो वो उसका यूज़ करके आपके विरुद्ध किसी भी तरह का फ्रॉड कर सकते हैं। और ख़ास तौर से हमें बचना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फ्रॉड से। जी। तो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं। जी। जैसे फेसबुक में प्राइवेसी सेटिंग है और आपके व्हाट्सएप में प्राइवेसी सेटिंग्स हैं। तो वो जो सेटिंग्स हैं उनको अब हमेशा ऑन रखना चाहिए हमें। और इसके अलावा जो पासवर्ड्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशंस ऐसे रखना चाहिए कि वो इजीली गैस ना कर पाए कोई भी हैकर ना। और तीसरी बात ये कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मली कई लोग पासवर्ड को भी सेव कर लेते हैं। हाँ। तो वो सेव ना करके वो उनको एक पासवर्ड मैनेजर ऐप होता है। हाँ। तो उस पासवर्ड मैनेजर ऐप को इंस्टॉल करके, और वो पासवर्ड मैनेजर ऐप भी ऐसे ही नहीं, वो जो हायर रेटिंग के पासवर्ड मैनेजर ऐप हैं, जिनके ऑथेंटिकेट हैं, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, उनको इंस्टॉल करें, उनका एक पासवर्ड रखें जो कि कॉम्प्लेक्स हो। बिल्कुल। तो उसमें आप पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस तरह से आप बच सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि लोगों के पास 2-2, 3-3 ATM कार्ड्स होते हैं, उनके जो पिन रहते हैं वो भी लोग अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग जो है आजकल इतनी कॉमन हो गई है, लोग अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जो पासवर्ड से अपने फ़ोन में से देख कर ही कई बार बता देते हैं। लेकिन हमें पटेरिया जी ने जो जानकारी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप अपने फ़ोन में सेव कर भी रहे हैं तो आपको इस तरह से सेव करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति गेस ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपका पासवर्ड है 1234, तो आप कुछ ऐसे सेव कीजिए ADAG1 ZQP2
जी। XYZ करके कुछ हाँ। ऐसा कि आप ही को पता हो कि आपने कहाँ पे कौन सी डिजिट रखी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। सामान्यतः ऐसी टेंडेंसी होती है जी कि हम कोशिश करते हैं कि पासवर्ड ऐसे हों कि जो इजीली हम याद रख पाएँ। जी। तो उसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि गैस हम करना आसान हो हाँ, जाता उसको है। गैस करना आसान हो जाता है जी। हैकर्स के लिए भी। तो बिल्कुल। उनको इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाएं कि आप याद भी रख पाएँ और कोई दूसरा उससे गैस भी ना कर पाए। बिल्कुल सही। जी। हम देखते हैं कि कई बार हमें ये भी नहीं पता रहता कि जो साइबर अपराध हो रहा है उसका कारण क्या है। जी तो सर, क्या कारणों के बारे में भी आप हमें जानकारी देंगे? जी, कई सारे कारण हैं। अब जैसे कि सोशल मीडिया से अफवाह फैलाना, है ना। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया से आप कोई मैसेज देना और अफवाह फैला के और उसमें कोई एक लिंक डाल देना साथ में। उसको जैसे ही कोई क्लिक करता है तो आपके सिस्टम पर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। जी। जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं। जी। उनमें जैसे बहुत फेमस है, जैसे की लॉगर है या वीडियो रिकॉर्डर है। जी। या तो की लॉगर जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। उसमें क्या होता है कि यदि वो इंस्टॉल हो गया, उस लिंक को आपने क्लिक किया जी। और वो इंस्टॉल हो गया, तो आपकी डिवाइस की जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप की प्रेस कर रहे होते हैं, वो की सारी जानकारी हैकर्स के पास जाती है। जी। तो हैकर्स उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। वो आपकी सारी निजी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं, फिर उसमें से उनका फिर दुरुपयोग करके आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर साइबर बुलिंग जिसे कहते हैं जी। या साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, किसी भी तरह के जो अपराध हैं उससे वो उनको उन जानकारियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि आपको किसी भी ऐसी लिंक को क्लिक नहीं करना है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। कई सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ऐसे आ जाते हैं हमारे फ़ोन पे, जैसे हम जस्ट क्लिक कर लेते हैं, हमें लगता है कि ये तो मामूली लिंक है, लेकिन वो लिंक मामूली नहीं होती है। कई बार ऐसी लिंक्स आ जाती हैं जो आपके फ़ोन में ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देती हैं जिसकी वजह से आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास पहुंच जाती है। आप जो कुछ टाइप कर रहे हैं, अपने पासवर्ड्स, पिन्स, जो कुछ टाइप कर रहे हैं, कई बार ऐसे पर्सनल मैसेजेस होते हैं जो हम टाइप कर रहे होते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रहे होते हैं, उसकी जानकारी भी पहुँच जाती है। इसीलिए आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यदि आप ध्यान रखेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। सर, हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे थे। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कॉमन हो गई है। हमारे जितने भी पासवर्ड्स हैं, जो भी हमारी बैंक डिटेल्स हैं, वो ऑनलाइन साइट पे सेव हो जाती हैं। तो क्या उसकी वजह से भी कई बार इस तरह के अपराध हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप कई सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं, तो पहली बात तो हमेशा हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जो अधिकृत या ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं जी। शॉपिंग की, उन पर ही हम शॉपिंग करें। जी। दूसरा, उन वेबसाइट पर जिन पर की वेब सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे वेरीसाइन की ऑथेंटिसिटी है, उसको फॉलो किया जाता है। अब एक टेक्निकल टर्म है SSL इंक्रिप्शन, उसको फॉलो किया जाता है। तो ऐसी वेबसाइट से ही हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं या अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, उसको वेबसाइट पर सेव किया है, जी। और मान लीजिए कि आपका मोबाइल कहीं पर या डिवाइस कहीं पर खो जाती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हैक हो सकती है। बिल्कुल। अभी आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पुणे की साइबर सेल, उन्होंने एक केस को डिटेक्ट किया था। अच्छा। उन्होंने क्या था कि इस तरह से किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की और उसका डेटा उसमें रिकॉर्ड कर दिया। तो बाद में क्या हुआ कि उसके जो क्रेडिट कार्ड थे वो तो उसकी जेब में ही रहे, उसके वॉलेट में रहे। इवन देन उसके कार्ड से एयर टिकट परचेज हुआ और उसकी इंफॉर्मेशन आई, तो उन्होंने उसको डिटेक्ट किया था। तो वो वैसे ही होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी डिवाइस खो जाती है, एक वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप कई बार आपके मोबाइल फ़ोन को किसी पब्लिक वाईफाई में यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी हैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कोशिश करें कि अपनी ख़ासतौर से फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन है, उसको वहाँ से जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है उसको वहाँ से रिमूव कर लें और लॉग आउट कर लें उससे, और ऑथेंटिकेटेड जो वेबसाइट्स हैं उनका हम उपयोग करें। बिल्कुल। यानी कि जितनी भी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं, हमें उन्हीं का उपयोग करना चाहिए जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सर ने कहा कि हम फ्री वाईफाई जहाँ पे देखते हैं वहाँ हम जल्दी से कनेक्टिविटी जो है बिठा लेते हैं, तो हमें उस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप यूज़ कर भी रहे हैं तो आपको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, लॉग आउट कर देना चाहिए वहाँ से, अपनी पर्सनल डिटेल्स जिस भी डिवाइस के साथ आप शेयर कर रहे हैं उसे वहाँ पे लॉगिन ही ना करें। यदि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम इस जानकारी को आगे भी आपके साथ साझा करेंगे, कुछ और प्रश्न लेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। एमपी कार्यक्रम है, सजीव फोन इन प्रोग्राम है, इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे आज के विषय से संबंधित आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा आज का विषय है साइबर क्राइम। हमारे फ़ोन नंबर्स जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 1800233040 और 0755260049। इन नंबर्स पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। और यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है हमारे आज के विषय से संबंधित, तो हमारे विशेषज्ञ से आप अवश्य ही पूछिए। सर, एक सबसे बड़ा शब्द है OTP। इसका उपयोग लोग इस तरह से कर देते हैं कई बार, जिसकी वजह से उनके साथ साइबर अपराध हो जाता है। तो OTP कितना महत्वपूर्ण होता है, उस चीज़ का कैसे खासा ख्याल रखना चाहिए? OTP वन टाइम पासवर्ड होता है, जो कि जिसे कहते हैं जिसका जीवन, जिसकी लाइफ बहुत थोड़े छोटे समय के लिए होती है और वो ऑथेंटिसिटी के लिए उपयोग में आता है। तो ख़ासतौर से OTP को कोई भी अधिकृत एजेंसी कभी भी किसी से OTP को नहीं पूछती। बिल्कुल। वो कभी नहीं पूछती कि आपका OTP क्या है, वो शेयर करने को कभी नहीं कहती। तो मेरी सलाह तो यही है कि OTP कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। और ख़ासतौर से आपको जो लालच देने की कोशिश करते हैं हैकर्स, वो इस तरह से आपके लुभावने ऑफर्स देकर या बातचीत में आपको अपने बातों के जाल में फंसाकर आपसे OTP शेयर कराना चाहते हैं। और वो आपकी जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी कर सकते हैं, आपकी जो निजी जानकारी है उसकी चोरी कर सकते हैं और जिसका दुरुपयोग हो सकता है। तो OTP तो कभी भी किसी भी हाल में हमको शेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यानी OTP हमें कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। सूरज जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है? नमस्ते मैम जी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो पढ़े लिखे ज्यादा होते नहीं हैं जी, तो वो साइबर क्राइम से किस प्रकार बच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सूरज जी, कि जिन लोगों को जानकारी नहीं रहती है उन्हें किन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से वो इन अपराधों से बच सके। देखिए, साइबर क्राइम होने का मुख्य कारण ये है कि जानकारी ना होना। बिल्कुल, है ना। तो कोशिश या तो जब तक आप जैसे कहते हैं कि सफिशिएंट जानकारी आपके पास ना हो तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उनको खासतौर से अवॉइड करना चाहिए, है ना। क्योंकि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो इसी बात
पर केंद्रित हैं कि आपको जागरूक किया जाए, जो आम नागरिक है उसको जागरूक किया जाए कि कौन कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से साइबर क्राइम होते हैं। बिल्कुल। तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो कुछ विशेष बातें हैं जैसे कि जो ख़ास तौर से जिनको हम मानते हैं कि अपने जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है उसको कभी भी सेव ना करें, किसी दूसरे को ना दें, जिसको देते हैं, जिसको जानकारी है वो आपका बहुत ही क्लोज रिलेटिव होना चाहिए या जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उसको ही देकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराएं। यही एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सर ने कि आपको यदि जानकारी नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें ही नहीं, क्योंकि बाद में परेशान होने से बेहतर है कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन को अंजाम देना चाहते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या किसी तरह का इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से आप सहायता लें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, जिससे आपको पता है कि ये व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे आपके घर में आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको उनका सहयोग लेना चाहिए और पूर्ण जानकारी के बाद ही स्वयं इस तरह के ट्रांजैक्शंस आपको करने चाहिए। अपना OTP आपको कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारे साथ, हमें बोला जाता है कि आपके बैंक से फ़ोन कर रहे हैं हम, तो ये इन बातों पे कैसी सावधानियां बरतनी है, इस बात में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मुस्कान जी हमारे साथ जुड़ गई है फ़ोन कॉल के ज़रिए। नमस्कार मुस्कान जी, आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है? जी नमस्ते मैम, ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए साइबर क्राइम से? बिल्कुल, आपका अच्छा प्रश्न है कि किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए फ़ोन कॉल्स पे। सर, क्योंकि हर बार जब भी चर्चा होती है साइबर क्राइम की, कई सारे लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही बात करते हैं, लेकिन साइबर क्राइम के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज़ भी आ जाती हैं कि जैसे कई बार हमारी फ़ोटोज़ जो हैं महिलाओं ने अपने फ़ोन में सेव करके रखी हैं वो लीक हो गई हैं, या फिर वीडियो कॉल किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। उस समय कई बार ऐसा होता है कि हम उस स्थिति में नहीं होते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स से हम वीडियो कॉल कर रहे हैं या कुछ, तो वो किसी ने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आते हैं। तो महिलाओं को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इंटरनेट की जो सुविधा है वो इतनी लुभावनी है कि हर व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया इस समय तो हर एक की इच्छा है कि सोशल मीडिया से जुड़ें और जुड़े रहें, सोशली कई सारे उनके फ्रेंड्स हों, लेकिन जो मुख्य सावधानी है उसमें यही है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं। कई आजकल आप देखते होंगे कि कई लोग हैं जो कि फर्जी आईडी बनाकर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो पहले उसको ऑथेंटिसिटी देखें कि क्या वो वाकई वही व्यक्ति है जिसको आप सोशल मीडिया पे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, है ना। दूसरी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। आप जो फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं वो कितने सेंसिटिव हैं, उनका कितना दुरुपयोग हो सकता है, उसको पहले ध्यान में रखें, तभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें। पहले जब तक आप आश्वस्त या विश्वस्त ना हो जाएं कि वो व्यक्ति जिसके साथ आप सोशली फ्रेंडशिप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वो फ्रेंडशिप करने लायक है कि नहीं, तभी आप उससे जुड़ें और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करें। बिल्कुल, यानी कि आपको इस बात का खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है कि जिसके भी साथ आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स हों, चाहे वीडियोस हों, या फिर आप अपनी और भी कोई दूसरी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति विश्वास पात्र है कि नहीं। यदि आपने अपनी फोटोग्राफ्स शेयर कर दी तो वो उसके फ़ोन में भी सेव हो जाएंगी, आपके फ़ोन में तो हैं ही, तो वो उन फोटोग्राफ्स का या आपकी दी हुई दूसरी चीज़ों का दुरुपयोग ना करे, इस बात का आपको खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, किसी के साथ भी इस तरह का अपराध ना हो, यही बात हमें हमेशा हमारे जहन में रखनी चाहिए और इन बातों का खासा ख्याल रखना चाहिए कि जो भी डिटेल्स भेजी गई हैं वो किसी भी तरह से उन चीज़ों का दुरुपयोग ना कर सके। सर, हम बात कर रहे थे कि बैंक की तरफ से कई बार फ़ोन कॉल आता है, वो बोलते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपका जो अकाउंट है बंद होने वाला है, या फिर आपने जमा नहीं किए इतने पैसे, तो फिर आपके अकाउंट से जितने पैसे पड़े हैं वो भी कट कर दिए जाएंगे। इस तरह से लोगों को आकर्षित करते हैं या फिर ये बोलते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है। इस तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? नहीं, देखिए, फ़ोन कॉल्स तो आते रहेंगे और हमको उनसे बचने के लिए तो सबसे पहले देखिए, आप थोड़ी सी बातचीत के बाद आप समझ सकते हैं
थोड़ा सा आपको अपना इंटेलिजेंस, आपको अलर्ट रहना होगा, आपको जो है हमेशा सजग रहना होता है जी। कि साइबर क्राइम से बचने के लिए। तो कॉल्स में कई प्रकार के हो सकते हैं। अब इसको हम ऐसे वॉइस फिशिंग भी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है, वॉइस फिशिंग बोलते हैं। जी। तो उसमें होता क्या है कि वो आपको, जैसा आपने बताया, कई सारे लुभावने ऑफर्स भी दे सकते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है, कार मिलने वाली कार है, मिलने कुछ वाली भी है, कार मिलने वाली है, या आप KYC अपडेट नहीं हुआ है तो आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, वो आज शाम तक बंद हो जाएगा, आप इमीडिएटली ये डेटा शेयर करिए, आप अपना OTP बताइए। तो कभी भी इस तरह के फ्रॉड कॉल्स में कभी भी अपने को नहीं जाना है, तो उसमें अपने को ध्यान देना है। और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो जो बैंक की या जो भी अधिकृत एजेंसी है उसकी टीम का एक पार्ट है, वो आपको प्रोफेशनली बात करेंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि वो इस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधी होता है वो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें उससे मतलब परिलक्षित होती हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि ये अपराधी है, इससे हमें बचना है, इसके साथ हमें ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करना है। तो फ़ोन कॉल्स पर आपको अलर्ट रहना होता है। और ख़ासतौर से जैसे कि आपने देखा कि बातचीत में उसने OTP की डिमांड की, आप तुरंत समझ जाइए कि ये कोई फ्रॉड कॉल है। बिल्कुल, है ना। या फिर आपको ऐसे लुभावने ऑफर दे रहा है कि जो हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल नहीं है। तो बिना जैसे मेहनत के ऐसे बिना पैसे मेहनत नहीं के मिलते बिना हैं, मेहनत के आपको ऐसे लाखों रुपए लॉटरीज देने नहीं की बात लिखती कर है। दी। जी। महिलाओं को उन्होंने कहा कि आपका ज्वेलरी में डायमंड सेट निकला हुआ है। तो इस तरह के जो लुभावने ऑफर से उनसे हमेशा बचना चाहिए। बिल्कुल सही। कई बार आपसे कहा जाता है कि आपको कार मिलने वाली है, आपके लाखों रुपए इनाम में आ गए हैं, आपको फॉरेन ट्रिप दी जा रही है, आपको डिटेल्स भेजनी होगी। किसी तरह के झांसे में आपको नहीं आना है। बैंक कभी भी आपको कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि अपना OTP शेयर कीजिए, अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए। आपको यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत लग रही है या आपको सच में भी लग रहा है कि बैंक से कॉल आया है, KYC अपडेट करना है, फ़ोन पे कोई भी जानकारी शेयर मत कीजिए। आप तुरंत अपने बैंक जाइए, बैंक में जाके संपर्क कीजिए, या फिर बैंक मैनेजर का नंबर रहता है आपके पास, तो उनसे कॉल करके पूछिए कि आपने कॉल किया था, क्या इस तरह की कोई जानकारी हमें शेयर करनी है। यदि वो कहते हैं तो ही आपको ऐसा करना है, वरना आपको इस तरह की कोई डिटेल्स शेयर नहीं करनी है। ये चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने पेट की जब हम करते हैं केयर तो वो अपने इमोशन हमसे करते हैं शेयर। हर मौसम में हम उनका रखें कैसे ख्याल, बचें वे कैसे रोग बीमारियों से, फिर सबका जीवन कैसे हो खुशहाल। तो आओ मिलकर हम सब जाने कैसे होती है पेट की केयर। पेट केयर हर शनिवार प्रातः 7:30 से 8 बजे तक, सिर्फ DDMP पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। MP में आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, कैसे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कई सारे कॉलर्स का फोन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमें किन सावधानियों का खासा ख्याल रखना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हमें सबसे पहले ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इन बातों का खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है। संदेह वाले मेल, कॉल या मैसेज को इग्नोर करें। ATM पिन, नंबर और CVV साझा ना करें। किसी को भी अपना OTP नहीं दें, किसी के साथ साझा नहीं कीजिएगा।
किसी अनजान आदमी को डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल भी नहीं बताइए। आपकी जो भी डिटेल्स हैं, पैन कार्ड डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, वो आपको किसी के भी साथ शेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी आप यदि शेयर भी करते हैं, यदि आप बैंक को भी देते हैं, तो आप अपने कार्ड के ऊपर, जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आपका आईडी कार्ड है, उसके ऊपर आपको लिखना चाहिए फॉर बैंक यूज़ ओनली। उसके ऊपर आप काट के लिख सकते हैं ताकि वो चीज़ सिर्फ उस बैंक यूज़ में ही काम आए, ताकि उस चीज़ को वो व्यक्ति किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आप सावधान रहेंगे तो आपके साथ किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ ज़रूरत होती है जागरूक रहने की। यदि हम जागरूक रहेंगे, हमारे साथ पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, तो फिर हमारे साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। सर, अभी आप बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जब कॉल आता है तो उसे वॉइस फिशिंग कहा जाता है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है और वो किसी के पास जाता है तो वो बोलता है आपके साथ हैकिंग हो गई है, फिशिंग हो गई है, इस तरह के कुछ टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो इनके मायने क्या होते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हैकिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन को अनाधिकृत तरीके से उसको एक्सेस कर लेना जी ना। उसका तरीका वही होता है कि कोई लिंक के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आपको एक लिंक भेजी जाती है जिस पर आप क्लिक कर देते हैं। लुभावनी लिंक होती है, लुभावने एसएमएस होते हैं जो कि आप क्लिक करते हैं और इमीडिएटली एक जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, है ना। तो अच्छा, दूसरा फिशिंग की बात करें तो फिशिंग एक तरह से ऐसा होता है कि जैसे कि आपने किसी हैकर ने एक वेबसाइट बना ली जो कि बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे किसी बैंक की वेबसाइट है। हाँ। या किसी कंपनी की वेबसाइट है। अब आपने वो उसको लिंक के थ्रू आपके पास भेज दिया कि आपको महिंद्रा की एक XUV 700 कार इनाम में निकली हुई है, ठीक है। उसका लिंक भेज दिया, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको महिंद्रा का ही ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट दिखाई देगी। आपको लगेगा कि वाकई ये तो सही है और आप उस पर क्लिक करेंगे और आप इंस्टॉल कर देंगे उसको, उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल। तो आप कैसे आगे लोग बाग प्रोसीड करते हैं और इस विषय पे आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ गुना से सावित्री जी जुड़ गई। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है? नमस्कार मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई फेसबुक पर परेशान करे तो किस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। लोग बाग सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं और गलती से हम ऐड भी कर लेते हैं, वो हमें मैसेजेस भेजने लगते हैं। तो यदि इस तरह का कोई अपराध हमारे साथ होता है, कोई परेशान कर रहा है, तो हमें किस तरह से अवेयर होना चाहिए, कहाँ जानकारी देनी चाहिए इस चीज़ की? देखिए, जैसे ही फेसबुक संबंधी साइबर क्राइम हो या अन्य कोई साइबर क्राइम हो, तो सामान्यतः आपको साइबर क्राइम सेल बने हुए हैं जी। और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो थाना है वो भी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर है जो है 1930, उस पर आप डायल कर सकते हैं जी। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक cybercrime.gov.in ऐसा एक पोर्टल है जी। उस पर आप अपनी जो इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी जो कंप्लेंट है उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से आप उससे बच सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सावित्री जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि कहाँ हमें संपर्क करना चाहिए। तो सर ने नंबर हमें बताया है कि 1930, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमें सोशल मीडिया पे इस तरह से परेशान कर रहा है। वो आपकी मदद सहायता अवश्य ही करेंगे। और एक वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, इस वेबसाइट पे भी आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कि आपको कहाँ से परेशान किया जा रहा है, व्यक्ति का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि फेसबुक भी जब हम बनाते हैं तो एक ईमेल आईडी से ही हमारी फेसबुक आईडी क्रिएट होती है। तो यदि आपके पास उसकी कोई भी डिटेल्स है तो इस वेबसाइट पे आप ज़रूर ही शेयर कीजिएगा। और जैसा कि सर ने हमें जानकारी दी ही है कि हर जगह पर साइबर सेल बने हुए होते हैं, साइबर थाने बने होते हैं, वहाँ पर जाकर आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है। वो आपकी कंप्लेंट अवश्य ही नोट करेंगे और आपकी सहायता अवश्य ही करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हम यही करेंगे
कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप ऐड मत कीजिए जिसे आप नहीं जानते हो, क्योंकि हम कई बार अपनी फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, अपनी फैमिली डिटेल्स वहाँ पर शेयर कर देते हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब कुछ हम अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर कर देते हैं और व्यक्ति उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और फिर हमारे साथ साइबर क्राइम हो सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सर, आप बता रहे थे हमें कि कैसे एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना ली जाती है और इनाम के बारे में बताया जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता और लोग झांसे में आ जाते हैं। जी जी। तो उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं फिशिंग। जी। फिशिंग मतलब कि बिल्कुल असली वेबसाइट की तरह या असली ऐप की तरह आप नकली ऐप बना दें या वेबसाइट बना दें और उसके द्वारा लोगों को अपने जाल में फंसाएं। ऐसी हैकिंग, उसको हम फिशिंग बोलते हैं। हैकिंग जो है, हैकर्स जो होते हैं वो उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द, जो कि इंफॉर्मेशन चुराते हैं या साइबर अपराध करते हैं। बिल्कुल, यानी कि आपको इन शब्दों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। हैकिंग वो शब्द होता है जब आपकी इंफॉर्मेशंस आपकी बिना जानकारी के निकाल ली जाएं, और फिशिंग जो है, जो सर ने हमें बताया है कि आप को इस तरह से फिशिंग के जरिए आकर्षित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है मोनिका और मेरी एक कंपनी है, तो MONIKA इस कंपनी का मेरा लोगो है और ऐसा ही एक लोगो बना दिया गया MONIKA और नीचे एक छोटा सा डॉट लगा दिया। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, वो डॉट आपको दिखाई भी नहीं देगा और आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मोनिका और मोनिका डॉट वाली सेम ही लोगो दिख रहे हैं, लेकिन हल्का सा अंतर होता है, आप समझ भी नहीं सकते हैं इस अंतर को, और वो फिशिंग कहलाती है। इसीलिए आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जहां भी अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, आपको इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि जहां भी आप डिटेल्स शेयर कर रहे हैं वो सही वेबसाइट है कि नहीं, सही व्यक्ति के साथ आप डिटेल्स शेयर कर रहे हैं कि नहीं। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स कम से कम शेयर करनी चाहिए। जब भी आप जाते हैं डिटेल्स शेयर करनी है तो आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसे शेयर कर सकते हैं हार्ड कॉपी के थ्रू। बैंक में जैसे कई बार हमें लोन लेने की आवश्यकता होती है तो हमें डिटेल्स देनी पड़ती हैं, या फिर हमें कोई इंश्योरेंस करवाना है वहाँ पर डिटेल्स देनी पड़ती है, या किसी अन्य जगह डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो आप हार्ड कॉपी में जब डिटेल्स देते हैं तो उसके ऊपर लिख दिया कीजिए कि किस लिए आप अपनी पर्सनल डिटेल दे रहे हैं। यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, OTP किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो फिर आप साइबर अपराध के झांसे में नहीं आएंगे, आप बच सकते हैं। सर, आपने कहा कि हर जगह पर साइबर सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद की भी क्या किसी विशेष तरह की प्रक्रिया होती है, या फिर कई बार लोगों के साथ फाइनेंशियल अपराध हो जाता है, तो क्या इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्या वो पैसा रिटर्न हो सकता है हमें? बिल्कुल हो सकता है। उसका कई केसेस में नहीं भी हो पाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यदि आपने समय पर और समय पर सूचना दी है और जो भी संबंधित पोर्टल्स हैं उन पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो जानकारी जो उन्हें चाहिए, जो कि, और जैसे कहें कि हम जितने आपने अधिकतम उसके साक्ष्य जो प्रूफ्स हैं वो आपने उसको इकट्ठा किया है, उनका सपोर्ट किया है, जैसी जानकारी उन्होंने चाहिए, उसका एक प्रोटेक्शन प्रोसीजर होता है, तो वो सारा फॉलो किया है आपने और उस तरह से उनको जानकारी दी है, तो संभवतः आपकी काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है उस पैसे की और आपको वापस मिल जाता है। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपको जैसे ही लगता है कि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुआ है, तो आपको इमीडिएटली अपने बैंक को या फिर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उसको इंटीमेट कर देना चाहिए और तुरंत ही उसको रुकवा देना, मतलब आपका अकाउंट ब्लॉक कर देना चाहिए, या आपका क्रेडिट कार्ड है तो उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, वॉलेट है तो उसको ब्लॉक करा देना चाहिए, ताकि और अधिक ट्रांजेक्शन ना हो पाए और आपका जितना हुआ है वहाँ रुक जाए, और उसके जितने भी प्रूफ्स हैं उनको इकट्ठा करें आप और तुरंत ही जो पोर्टल्स हैं और साइबर क्राइम सेल्स हैं उनमें आप तुरंत इंटीमेट करें। जी बिल्कुल। तो सर, कई बार ये भी सुनने में आता है कि जो हमारा पैसा है, अगर हमने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो अगर 24 घंटे के अंदर उसे रिकवर भी किया जा सकता है। जी। तो सर, इस बारे में भी हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं रहता। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने जल्दी आप उसको इंटीमेट करेंगे, उसकी सूचना देंगे, आपकी जैसे कहते हैं FIR लॉन्च करेंगे, तो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएंगे सिस्टम्स और वो 24 आवर्स से पहले
वो होता है ये कि बैंक भी अपना ऑथेंटिकेशन देखता है। जब ट्रांसफ़र होता है दूसरे के अकाउंट में पैसा, तो बैंक उसको होल्ड करके रखता है जबकि ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हो जाए। तो इसलिए यदि आप तुरंत करते हैं तो वो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र होने से पहले वो आपको वापस मिल सकता है, और नॉर्मली मिल ही जाता है यदि आप सही समय पर उसकी सूचना देते हैं तो। यानी कि आपको सही समय पर साइबर सेल तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, बैंक तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, अपने कार्ड्स, अपने जहां भी डिटेल्स लगी सभी जगह से ब्लॉक करने की आवश्यकता होती है। यदि एक बार ट्रांजैक्शन हो गया है तो वो दोबारा ना हो सके, हमको पता पड़ ही जाता है, हमारे पास बैंक से मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने रुपए डेबिट हो चुके हैं, तो यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आपके अकाउंट से पैसे निकले जा चुके हैं। तो अगला ट्रांजैक्शन ना हो उससे पहले ही आप जो है सूचना दे दीजिए। सर कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक में भी इतनी सारी सुविधाएं हैं, हमारे फ़ोन्स में इतनी सारी सुविधाएं हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं रहती है कि हम लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतने ट्रांजैक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या एक दिन में इतना अमाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, तो वो कैसे करना चाहिए? नहीं, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बैंक ट्रांजेक्शन्स की लिमिट्स हैं वो इंटरनेट बैंकिंग में उसकी ऑप्शंस होती हैं जी, कि आप एक तो इंटरनेशनली आपके कई बार फ्रॉड होते हैं, तो वहाँ से भी आपको किसी दूसरी कंट्री में से भी आपका पैसा निकाला जा सकता है। तो उसमें ऑप्शंस होती हैं जिसको आप अनटिक कर सकते हैं या टिक करके उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि, और लिमिट आप सेट कर सकते हैं कि इस लिमिट से ज़्यादा आपका पैसा एक बार में ना निकलेगा या पर डे इससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। तो इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बचने के लिए हमें। बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं दर्शकों की एटीएम हमारे पास मौजूद रहता है, लेकिन कई लोगों को उसकी जानकारी नहीं रहती है कि हमें कैसे उपयोग करना है। कई बार हमारी चेकबुक खत्म हो जाती है, उसके लिए भी हमें एटीएम से ही आजकल सुविधा है कि एटीएम से ही जाके हम क्लिक कर सकते हैं और हमारी चेकबुक हमारे घर पहुंच जाती है। हमारा जो पिन है वो रीसेट हम एटीएम से ही कर सकते हैं। तो लोगों को ये भी जानकारी नहीं रहती सर, और लोग एटीएम पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे करना है, तब वो दूसरों से सहायता लेने की कोशिश करते हैं और उसमें वो अपना पिन शेयर कर देते हैं। बिल्कुल, वो दूसरों से सहायता कभी नहीं लेना चाहिए इस मामले में, जब तक कि आपका कोई आश्वस्त या आपका कोई रिलेटिव वो जिस पर आप भरोसा कर सकें उसी के साथ आप ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, अदरवाइज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कई बार जी सर जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने सिंपल हैं कि आप एक बार प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको रीसेट कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी आपके अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट से रिलेटेड पासवर्ड्स हैं, उनको आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करना चाहिए जी, वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपने कहीं इन्फॉर्मेशन सेव की है, कार्ड की या जो भी आपने पासवर्ड्स की ऑनलाइन परचेजिंग में ही की है मान लीजिए, तो वो आप रिसेट करते रहेंगे तो संभावनाएं अपने आप ही कम होती जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी सर ने हमें दी है कि समय समय पर हमें अपने पासवर्ड्स जो हैं वो चेंज करते रहने चाहिए। यदि आपने अपनी जो बैंक डिटेल्स हैं वो अकाउंट्स में सेव भी करती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेव कर दी हैं या फिर शॉपिंग साइट्स पर सेव कर दी हैं, यदि आपने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है समय रहते हुए तो वो डिटेल्स भी किसी काम की नहीं होती हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन बिना पासवर्ड के संभव नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ और, कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं कि आप अपना नंबर डाल देते हैं, पिन नंबर डाल देते हैं, उसके बाद भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, वो ओटीपी भेजते हैं आपके फ़ोन पे। यदि आप ओटीपी डालेंगे तो ही ट्रांजैक्शन होगा। उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति यदि ये कॉल कर आपको पूछ रहा है कि आपका ओटीपी क्या है, तो यदि आप ओटीपी बताएंगे ही नहीं तो सोशल नेटवर्किंग साइट के ज़रिए, ऑनलाइन साइट के ज़रिए आपके साथ किसी भी तरह का साइबर अपराध नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपना ओटीपी किसी के साथ भी कभी भी शेयर ना कीजिए। सर हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस आप यदि हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, हम चाहेंगे कि ज़रूर शेयर करें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे आप अभी आपकी बातों का ही कंटिन्यूशन में बताना चाहूँगा कि जैसे सुरक्षा की दृष्टि से आप चाहें तो 2 वे ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है ना, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है ना, तो उसमें इसके अलावा आपको उसमें क्या होता है कि आपको जैसे ही आपका कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके मोबाइल पर या आपकी डिवाइस पर एक एसएमएस आता है। दूसरा, आपको क्या करना होता है कि आप जितनी भी बैंक्स हैं
उन पर SMS अलर्ट के लिए आप रजिस्टर कर दें जी। तो बिना आपके पास मैसेज आए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। तो आप हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कोई भी मैसेज आए तो आप इमीडिएटली उस पर अलर्ट हो जाते हैं। और कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है जो कि आपने नहीं किया है तो आप तुरंत उसको इंटीमेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने भी अपना जो फ़ोन नंबर है अपने बैंक के साथ लिंक किया हुआ है, तो जब भी मेरे अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो मुझे तुरंत मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इतना अमाउंट डेबिट हुआ है। यदि ये आपके द्वारा नहीं किया गया है तो तुरंत बैंक में संपर्क करें। यदि आप तुरंत बैंक में संपर्क करते हैं और आपके द्वारा वो ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके साथ यदि इस तरह का कोई भी अपराध होता है तो आपको तुरंत जहाँ पे सूचना देनी चाहिए, जैसे कि सर ने हमें बताया है कि साइबर सेल में सूचना देनी चाहिए, बैंक में आपको सूचना देनी चाहिए, ताकि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो वहीं रोका जा सके, आपका अमाउंट किसी दूसरे के खाते में जमा नहीं हो सके, उससे पहले ही वो आपको अमाउंट मिल जाएगा। आइए देखते हैं दोबारा एक बार कि किस तरह की छोटी छोटी बातों का हमें खासा ख्याल रखना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। संदेह वाले मेल, कॉल या मैसेज को इग्नोर करें। ATM पिन नंबर और CVV साझा ना करें। किसी को भी OTP साझा ना करें। किसी अनजान आदमी को अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह की कोई भी डिटेल्स ना दें। अब हम बात करेंगे आगे इसी विषय पर, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार MP में। आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में। सर, कई बार ये भी होता है लोगों को जानकारी की कमी होती है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें सरकार हमारी कुछ मदद करे, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह की जागरूकता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं? देखिए, भारत सरकार कई सारे प्रयास इस विषय से संबंधित हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अब आप देखिए IT एक्ट 2000 उसको इम्प्लीमेंट किया है सरकार ने। उसकी कई सारी धाराएं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, जैसे कि 43, 43A, 66, 67, 67A, ये सारी साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, वो सब लागू हैं जी। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 में लागू हुई थी। उसके तहत एक जो अति संवेदनशील इंफॉर्मेशन है जी, उसके लिए उन्होंने नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जी, इस तरह से NCIIPC नाम से जी, इसका उन्होंने लागू किया है। बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे एक्ट्स भी बनाए गए हैं। वो कई सारे इस बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, खंडवा से शेख मोहसिन जी है। नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है? जी मैम, मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है, लेकिन मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ 193030 जो अपने यहाँ की जो साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन मेरा संपर्क हो नहीं पा रहा है। उसे मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ जी। अच्छा, आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में आप ऐसा कर सकते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करके उस पर आप अपनी डिटेल्स भेज दें। वहाँ पर ऑनलाइन आप उसको रजिस्टर कर दें, अपना जो भी साइबर क्राइम हुआ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आपको उनसे शेयर कर देना चाहिए। यानी कि जो सर ने वेबसाइट बताई है cybercrime.gov.in, इस पे आपको अपने साथ जो भी साइबर क्राइम हुआ है उसकी डिटेल्स आप इस पर ज़रूर शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ आपके नज़दीकी जो भी साइबर सेल है वहाँ पर जाकर आप एक FIR दर्ज करवा दीजिए और उन्हें बताइए कि आपके साथ किस तरह का अपराध हुआ है। आपको मदद ज़रूर ही मिलेगी वहाँ से। सर, आप एक्ट के बारे में बता रहे थे, मैं चाहूँगी कि उस बात को हम कंटिन्यू करें। जी, वो था अति संवेदनशील इंफॉर्मेशन के लिए जो मैंने आपसे बताया था मैंने आपको, NCIIPC नाम से बना हुआ है जी। और ये सेंटर है, इसके कई सारे घटक हैं जो इसमें साथ में काम कर रहे हैं जी। और इस तरह से साइबर क्राइम से रिलेटेड जो अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, उसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा के प्रावधान भी है इसमें। इसके अलावा एक और जो इंस्टीट्यूशन या संस्था जैसे कहेंगे जो भारत सरकार ने बनाई है, वो कहलाती है CERT,
CERT। हाँ, तो वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जी, है ना, तो वो भी लागू है। जी, जी, इसके अलावा अभी भारत सरकार ने एक साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। अच्छा, इसमें जो है, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी अपराध हो रहे हैं, मतलब साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसमें उसमें किस तरह की चीज़ों से आप बच सकते हैं, या उसमें डिवाइसेस को कैसे क्लीन रख सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और दूसरे देशों के साथ मिलकर भी कई सारी कोशिश की जा रही है कि सर्वोत्तम कार्य प्रणाली इससे रिलेटेड विकसित की जा सके। तो इसमें भारत सरकार प्रयासरत है। अभी रिसेंटली एक I4C नाम से एक योजना, जो कि 415 करोड़ की योजना है, जिसका पूरा नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जी, I4C। तो इसके ये भी अभी लागू है जी। तो इसके अलावा एक और नई चीज़ आप देखते होंगे कि आजकल जैसे व्हाट्सएप पर आप देखते होंगे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जी, वो आ गया है। बिल्कुल। दूसरा, कोई मैसेज कितने बार फॉरवर्ड हुआ है, तो उसमें एक मैसेज आता है फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, बिल्कुल। और इसके अलावा ऑटो डिलीट वाली ऑप्शन है। ऐसी कई सारी ये सरकार का दबाव है कंपनीज पर कि आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब सिक्योर इन्फॉर्मेशन रहे, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्हीं के प्रयास, उसी वजह से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज शेयर करता हूँ, तो इन बिटवीन मतलब जब वो इंटरनेट पर ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो कोई भी हैकर उसको रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगा। बिल्कुल। और एक समय सीमा के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा यदि आप वैसी सेटिंग उसमें ऑन रखते हैं। तो कुल मिलाकर उन सेटिंग्स पर हमें ध्यान देना होता है। तो आपको उस तरह से सेटिंग्स ऑन रखना चाहिए ताकि आप अधिकतम बच सकें साइबर क्राइम से। बिल्कुल, यानी कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जो बनाई गई है। जब भी हम कोई मैसेज शेयर करते हैं, तो आपने मैसेज शेयर किया अपने किसी व्यक्ति को, फैमिली मेंबर को, और उस व्यक्ति ने वो मैसेज देख लिया, तो कुछ पलों बाद वो मैसेज डिलीट भी हो जाता है और बीच में कोई भी हैकर उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, लेकिन इस सुविधा का लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आप अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर या फिर जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उस सेटिंग पर जाकर आप क्लिक करेंगे और उसको इनेबल करेंगे, चालू करेंगे। यदि आप वो चालू करेंगे तभी इस तरह की सुविधाओं का लाभ आपको मिल सकता है। सर, कई बार हम देखते हैं कि आजकल बात होती है कि ई वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि आपको अपना जो ई वेस्ट है वो सही जगह पर डंप करना चाहिए, जो बिल्कुल सही भी है। आपके घर का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आपको वहाँ डंप करना चाहिए। लेकिन फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसे डंप करने में लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उनको यही सोचना रहता है कि हमारे फ़ोन की जो डिटेल्स है, यदि हमने फेंक दिया अपना फ़ोन या वहाँ पे जमा करवा दिया, तो उसमें से कोई डिटेल्स ना निकाल ले। तो किस तरह से हमें बचना चाहिए और कैसे अपना फ़ोन खाली करके दूसरों को देना चाहिए? सबसे पहले तो कभी भी या तो आप फ़ोन को सेल कर देते हैं या अपनी किसी भी डिवाइस को जो कि इंटरनेट से कम्युनिकेट करती हो, कोई भी डिवाइस हो सकती हो, जब आप सेल कर रहे हो या उसे ई वेस्ट की तरह आप उसको हटा देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहले जितने भी अकाउंट से आपने लॉगिन किया है, आपको पेशेंटली एक एक को सर्च करना चाहिए, उससे लॉग आउट करना चाहिए। इसके बाद फिर उसको फैक्ट्री रीसेट कर देना चाहिए आपको, और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ही फिर आप किसी को सेल करें। और या फिर यदि वो बिल्कुल भी उपयोग की स्थिति में नहीं है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ऐसे करके आप अपनी इंफॉर्मेशन कहीं और मिसयूज होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि जब भी आप अपना फ़ोन या आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो किसी को सेल आउट कर रहे हैं या फिर ई वेस्ट में आप देना चाहते हैं, तो आपको फैक्ट्री रीसेट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। उस स्थिति में फैक्ट्री रीसेट का मतलब यही होता है कि जब फैक्ट्री से फ़ोन निकला था उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपसे संबंधित, वो वैसा ही हो जाएगा, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बचेगी और आपकी डिटेल्स किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं होंगी और आपको उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसके बाद ई वेस्ट में आपको उसे सबमिट करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यदि आप किसी को सेल आउट कर रहे हैं तो सभी जगह से लॉग आउट होने के बाद, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ही आपको किसी व्यक्ति को अपनी डिवाइस सेल आउट करनी चाहिए।
सर मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि कंप्यूटर से लेके लोगों को बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन रहती हैं कि जब भी वो ऑनलाइन जैसे मीटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग का बहुत ज़्यादा आजकल क्रेज़ है, लोग बाग ऑनलाइन घर से बैठे बैठे काम कर रहे हैं, क्या उस स्थिति में भी ऐसा होता है कि हमारे यदि कैमरा ऑन है और हमारी घर की कोई भी चीज़ है वो लीक हो सकती है वहाँ से? बिल्कुल हो सकती है, वेबकैम को भी हैक किया जा सकता है जी। वो भी एक तरह का साइबर क्राइम है जी। तो हमेशा वेबकैम को आपको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए ताकि कोई आपकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक ना कर सके। तो साइबर क्राइम बेसिकली कई प्रकार के हो सकते हैं, उनमें से एक प्रकार वेबकैम को भी हैक करना होता है। तो अभी भी कई जगह के ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि किसी कोई एक संस्थान में या किसी चौराहे पर कहीं पर जो कैमरे फिट हैं जी। तो वहाँ का आप उधर का लाइव देख सकते हो, वहाँ देख सकते हो कि वहाँ क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से भी आप किसी साइबर क्राइम को अंजाम दे सकते हो। बिल्कुल। तो हमेशा हमें अपने वेबकैम से बचे रहना चाहिए ना। बिल्कुल सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तो दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, आपने चीज़ें नोट की होंगी कि किस तरह से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। 1930 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं यदि आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है, अपनी जानकारी वहां पर साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से आपके साथ साइबर अपराध हुआ है। कभी भी अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करें, अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करें। बैंक या कोई भी ऑथेंटिक जो भी चीज़ है, वेबसाइट है, वो आपसे कभी भी आपका OTP पासवर्ड नहीं मांगेगी, उनके साथ कभी भी शेयर नहीं कीजिए। यदि आप सतर्क रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।